दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इग्नू न्यूज़ में, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारियां, असाइनमेंट और उनके PDF दिए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें ताकि आप तक इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच पाए। लास्ट टाइम हमने एक BEDSV का असाइनमेंट की वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर कुछ बच्चों के कमेंट थे और कुछ के मैसेजेस थे कि आप इसको हिंदी मीडियम के लिए भी दिखाएं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम के लिए बनाई थी। तो आज की वीडियो में हम BEDSV 101 हिंदी मीडियम के लिए असाइनमेंट कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से प्रश्न आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये ही नहीं पता होता कि आपको असाइनमेंट का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप गूगल में इग्नू असाइनमेंट लिखेंगे, उसके बाद आपको जो सबसे पहला लिंक दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है। इनमें से जिस भी प्रोग्राम का आपको डाउनलोड करना है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आज हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए BEDSV 101 का असाइनमेंट बना रहे हैं, तो हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BCom के लिए आपको प्रोग्राम दिखाए गए हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पे BEDSV 101 इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए दिखाई देगा। आज हम हिंदी मीडियम पे बात करेंगे, तो हम हिंदी मीडियम पे क्लिक करते हैं। जैसे आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का एक PDF दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके सबसे नीचे वाले पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिखाई देंगे, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिखाई देगा, भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक विकृतियाँ क्या है और मूल्योन्मुखता की आवश्यकता क्यों है। यह प्रश्न 20 नंबर का है। इसके अंक भी आपको इसी के नीचे लिखे हुए दिखाई देंगे। दूसरा प्रश्न आपको दिखाई देता है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं और भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या करें। यह दूसरा प्रश्न भी आपको 20 अंक का दिखाई देगा। हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्तित्व विकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं, चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न पर चर्चा करें। यह आपका तीसरा प्रश्न रहेगा, जो भी 20 अंक का रहेगा। चौथा प्रश्न है आपका, सामाजिक विकरण से आप क्या समझते हैं, परिवार साथियों और के प्रभाव की व्याख्या करें, प्रारंभिक समाजीकरण में स्कूल। यह आपका चौथा प्रश्न रहेगा, ये भी 20 अंक का रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके पांचवें प्रश्न की, मीडिया के कार्य क्या हैं, मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताएं। ये भी 20 अंक का रहेगा। कुछ इस तरीके से आपको 5 प्रश्न दिखाई देंगे। यह पूरा असाइनमेंट आपका 100 नंबर का होता है, तो इस तरीके से आपको 5 प्रश्न दिखाई देंगे। अगर आपको फिर भी PDF नहीं मिलता है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट का पहला पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको अपने एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, स्टडी के सेंटर कोड और फ़ोन नंबर और ईमेल, आपको ये सब चीज़ें भरना अनिवार्य होगा। यह सभी चीज़ें आपको सभी असाइनमेंट के लिए इसी तरीके से भरनी होती हैं। यह सभी असाइनमेंट में सेम रहती हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको BEDSV 101 का पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक विकृतियाँ क्या है और मूल्योन्मुखता की आवश्यकता क्या है। तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न ब्लैक पेन में लिखना है। यह मैंडेटरी नहीं है, बट आपकी असाइनमेंट को अच्छा दिखाने के लिए तथा असाइनमेंट में नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे प्रश्न, हेडिंग्स, ये सभी चीज़ें आपको ब्लैक पेन से लिखनी होंगी तथा इसके उत्तर आपको ब्लू पेन से लिखने होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने भारतीय समाज की विकृतियों की उपस्थिति एक गंभीर मुद्दा है जो कि समाज की प्रगति और विकास में बाधा डालता है। कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमने इसके नीचे भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक विकृतियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे प्रमुख है जातिवाद। तो इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग बना के और जातिवाद के बारे में लिखना है।
और इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी हेडिंग की, जो कि है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक और महत्वपूर्ण विकृति है। विभिन्न धर्मों के बीच आपसी संदेह और घृणा सांप्रदायिकता, दंगों, हिंसा के कारण बनी है। सांप्रदायिकता समाज को विभाजित करती है और सामाजिक एकता को बाधित करती है। कुछ इस तरीके से हमने सांप्रदायिकता को डिस्क्राइब करना है, लिखना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत। इसी तरीके से आता है लैंगिक भेदभाव। तो इसमें भी हमने डिस्क्राइब किया, भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव एक गंभीर समस्या है। महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले कम समझा जाता है और इन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्र में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हमने लैंगिक भेदभाव को दिखाया है। उसके बाद हमारी चौथी हेडिंग आती है गरीबी। गरीबी भारतीय समाज की एक प्रमुख विकृति है, जो गरीबों के कारण लोगों की बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षित आवास। गरीबी का कुप्रभाव बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है, जिससे उनका भविष्य कमज़ोर हो जाता है। कुछ इस तरीके से हमने गरीबी को डिफ़ाइन किया। उसके बाद आती है अशिक्षा। इसको भी आप कुछ लाइनें लिख करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। अशिक्षा भी भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या है। शिक्षा का अभाव समाज में जागरूकता और प्रगति के मार्ग में बाधा डालता है। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी छठी हेडिंग आती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारतीय समाज की व्याप्त एक अन्य विकृति है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्यापक है, जो न्याय परीक्षा और प्रभावित करता है। कुछ इस तरीके से आप इसको भ्रष्टाचार को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं। यदि आपको हमारी किसी भी हैंड रिटन असाइनमेंट की आवश्यकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और आप अपनी असाइनमेंट को मंगवा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है 7वां पॉइंट, बाल श्रम। इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। बाल श्रम एक गंभीर समस्या है, जहां आप बच्चों को और उनके बचपन को शिक्षा अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। कुछ इस तरीके से आप बाल श्रम को भी लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। 8वां हमारा पॉइंट आता है नशा। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, नशा भी समाज में विकृति का एक कारण है। शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को नष्ट करता है। यह परिवारों को तोड़ता है और सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करता है। कुछ इस तरीके से आपको इसकी विकृतियों को 8 पॉइंट में डिफाइन करना है। अगर आप इसमें 9 या 10 पॉइंट भी डालना चाहें तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं मूल्योन्मुखता की आवश्यकता। मूल्योन्मुखता का अर्थ है समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करना और उन्हें जीवन में आत्मसात रखना। सामाजिक विकृतियों के उन्मूलन के लिए मूल्योन्मुखता की आवश्यकता बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो इसके बारे में हमने आपको डिफाइन कर दिया कि मूल्योन्मुखता को कैसे कैसे समझा जा सकता है, जिसमें पहली हेडिंग रहेगी सामाजिक न्याय और समानता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको अपनी हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको इसको थोड़ा खुला खुला लिखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि 20 अंक का प्रश्न है, तो इसमें थोड़े से आपको पेज भी ज़्यादा लिख के देने हैं। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और समानता के बारे में। इस तरीके से हमने एक हेडिंग बनाई है। अब इसकी दूसरी हेडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। विवाद, सांप्रदायिकता और अलैंगिक भेदभाव जैसी विकृतियों को दूर करने के लिए समानता और न्याय के मूल्यों का अनुसरण करना आवश्यक है। इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। नैतिकता और ईमानदारी। भ्रष्टाचार और अन्याय बुराइयों को समाप्त करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी के मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। कुछ इस तरीके से आप नैतिकता और ईमानदारी की हेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा और जागरूकता। इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। शिक्षा के माध्यम से समाज में समता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता और बोध को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग आती है सरसता और सहयोग। मूल्योन्मुखता से समाज में सरसता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न जातियों और धर्मों और लिंगों के लोगों के बीच सहयोग और एकता की भावना को बढ़ावा देना समाज को मजबूत बनाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है स्वास्थ्य और कल्याण। तो इसमें भी नशे जैसी आदतों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के मूल्यों का पालन करना आवश्यक है।
और यह मूल्य समाज को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। इस तरीके से आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक संरक्षण, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। और उसके बाद हमारी 7वीं हेडिंग आती है परिवार और समुदाय, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है सतत और विकास, इसके बारे में भी कुछ लाइनें डिफाइन की गई है, जैसे समाज से स्थायी विकास के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। यह पर्यावरण संतुलन और संस्थानों की समुचित उपयोग को सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसका निष्कर्ष लिखना होगा और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमने 5 पेज में जाके इस प्रश्न को ख़त्म किया है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से इसके बारे में लिखना होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है क्या समझते हैं भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या करें। यह हमारा प्रश्न होगा। यहाँ पर आप संस्कृति की परिभाषा के बारे में लिखें। संस्कृति एक जटिल संकल्पना है जिससे किसी भी समाज की जीवन शैली, क्षति, रिवाज, परंपराएं, विकास, कला, साहित्य, कानून, नैतिकता, ज्ञान और किसी समुदाय या सामाजिक द्वारा अर्जित की गई अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा के बारे में लिखना है। इसके बाद हमारा पहला पॉइंट आ जाता है धार्मिक विविधता और सहिष्णुता। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी व अन्य कई धर्म के अनुयायी मिलकर रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिफाइन करेंगे और इसके बारे में भी आप लिखेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है अतिथि देवो भव। इसके बारे में आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव को भगवान का रूप माना जाता है। यह परंपरा भारतीयों की उदारता और उनकी मेहमानवाजी की भावनाओं को दर्शाती है। तो कुछ इस तरीके से इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है परिवार का महत्व। परिवार भारतीय समाज की आधारशिला है। संयुक्त परिवार प्रणाली का विशेष महत्व है जहां दादा दादी, माता पिता, बच्चे व अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट संस्कृति, धरोहर और परंपराएं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन कला में संगीत, नृत्य और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा जैसे शास्त्रीय नृत्य और संगीत के विभिन्न रंग भारतीय संस्कृति के धरोहर का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके बारे में भी कुछ इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है आध्यात्मिकता और योग। भारत को योग और ध्यान की जन्मभूमि माना जाता है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी प्रथाएं भारत की संस्कृति की अत्यधिक समृद्धि को दर्शाती हैं। इसके बारे में भी आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। भाषाओं की विविधता, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान के अनुसार भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी है। भाषाई विविधता भारतीय समाज की संस्कृति, समृद्धि और भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य। तो हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों के बारे में, जैसे कि समानता और न्याय। भारतीय संविधान में समानता और न्याय को सिद्धांतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। चाहे जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर हो, सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरीके से आप समानता और न्याय के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे करुणा और दया के बारे में। भारतीय संस्कृति में करुणा और दया के मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। विभिन्न धर्मों, ग्रंथों, उपदेशों के कारण और दया का महत्व बार बार बताया जाता है। महात्मा गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत ने इस मूल्य को और भी प्रबल बना दिया है, जो दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की पहचान बन गया है। कुछ इस तरीके से आप करुणा और दया को भी डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा शांति और अहिंसा की। अहिंसा और शांति भारतीय संस्कृति की आत्मा है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को अपने स्वतंत्र संग्राम के मुख्य हथियार के रूप में अपनाया था। कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें 20 नंबर पाने के लिए कम से कम 5 से 6 पेज का असाइनमेंट लिखना होगा। यदि आप इस असाइनमेंट को छोटा लिखते हैं तो आपके नंबरों को काट लिया जाएगा।
तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि असाइनमेंट का जो भी उत्तर होगा वो कम से कम 5 से 6 पेज का होगा। तो आप इसे थोड़ा सा खुला खुला और आपकी हैंडराइटिंग को साफ सुथरा रखें ताकि आपके असाइनमेंट के नंबर ना काटे जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, सामाजिक सामंजस्य। तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया है कि भारतीय संस्कृति में सामाजिक सामंजस्य और एकता को महत्व दिया जाता है। विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और विभिन्न त्योहारों और उत्सव में भाग लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको भी डिस्क्राइब करना है। धर्म और आध्यात्मिकता, इसके बारे में भी आपको लिखना है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति के मूल्यों में है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद आता है संवेदनशीलता और संवेदना। तो इसके बारे में भी लिखा गया है, भारतीय संस्कृति में मानवता के प्रति स्नेह, शीतलता, संवेदना महत्वपूर्ण स्थान है। समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता भारतीय परंपराओं की नैतिकता का हिस्सा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे, तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता उसे दुनिया की अन्य संस्कृतियों से अलग और विशेष बनाती है। यह संस्कृति धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, समानता, न्याय और सामाजिक सामंजस्य के गहरे मूल्यों पर आधारित है। इस तरीके से आप इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की, जो कि है व्यक्तित्व विकार के विभिन्न प्रकार क्या है, चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न पर चर्चा करें। व्यक्तिगत विचार मानसिक स्वास्थ्य और विचारों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं, व्यवहार उस सीमा तक प्रभावित होते हैं कि वह सामाजिक, व्यक्तिगत और प्रवेश जीवन में समस्याओं का कारण बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिखा गया। उसके बाद हम इसकी अगली हेडिंग की बात करते हैं, पैरानाइड व्यक्ति विकार। इस विकार में व्यक्ति को अत्यधिक संदेह और विश्वास की भावना होती है। वह अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा देने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लक्षण भी यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। लोगों की नीयत पर शक करना, आलोचना को सहन ना कर पाना, माफ ना कर पाना। कुछ इस तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है चरित्र व्यक्ति पैटर्न। यह विकार उन व्यक्तियों में पाया जाता है जिनका बचपन में अनुभव कठिन रहा हो, जैसे कि अत्यधिक नियंत्रणकारी माता पिता या अत्यधिक आलोचना। रिस्क ड्राइव व्यक्ति विचार। इस विचार में व्यक्ति सामाजिक संबंधों में बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं और भावना रूप में ठंडे होते हैं। लक्षण अकेले रहना पसंद करना, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में उदासीनता। इसके बाद हम बात करेंगे चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर एकांत प्रिय होते हैं और वो भावनात्मक रूप से अन्य लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। इसके बाद हम बात करें रिस्क जो टाइपल व्यक्तिगत विचार के बारे में। इस विचार में व्यक्ति अजीब परिचार, व्यवहार, सामाजिक चिंता और व्यवहार दिखाते हैं जो सामान्य सामाजिक नियमों से अलग होते हैं। अजीब सोचना और विश्वास, सामाजिक चिंता, विचित्र कपड़े पहनना, अजीब बोलापन। इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी अगली हेडिंग के बारे में। कुछ इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसके लक्षण, चरित्र व्यक्ति पैटर्न, इस तरीके से इसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया गया है। बॉर्डर सरलाइन व्यक्तिगत विचार, इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसका चरित्र पैटर्न क्या क्या है। तो इसके बारे में भी आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हिस्ट्रियोनोटिक व्यक्तिगत विचार। इस विचार में व्यक्ति अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने और नाटकीय व्यवहार करते हैं। लक्षण अत्यधिक नाटकीय करना, भावनाओं का प्रदर्शन करना, ध्यान की आवश्यकता। चरित्र व्यक्ति पैटर्न। इस प्रकार वाले लोग अक्सर हर परिस्थितियों में ध्यान कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं और इसके लिए अत्यधिक नाटकीय का प्रदर्शन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका चरित्र पैटर्न भी डिस्क्राइब किया गया है, इसके लक्षण भी डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके बाद आता है कुष्ठरोगी, चिंताग्रस्त और डरपोक व्यक्ति विकार। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि अवॉइड व्यक्तिगत विकार। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक संबंधों से बचते हैं क्योंकि अस्वीकृति का डर होता है। लक्षण इनके होते हैं अस्वीकृति का अत्यधिक डर, सामाजिक परिस्थितियों से बचे रहना, आत्महीनता। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिफाइन कर सकते हैं और
लिख सकते हैं। इसका चरित्र पैटर्न भी आप यहीं पे देख सकते हैं, लक्षण भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। और आपको इनको थोड़ा हेडिंग को स्पेशियस बना के लिखना है, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन को आप थोड़ा बना सके, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में लिखने के लिए ज़्यादा पॉइंट नहीं होते, बट आपको नंबर लेने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको 5 से 6 पेज लिखने होते हैं। तो उस केस में आप इनको थोड़ा सा खुला खुला लिखें, ताकि ये देखने में बड़ा लगे और आपको चेकिंग करते टाइम नंबर भी अच्छे मिल जाएं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके लक्षण भी दिखाए गए, निर्णय लेने में कठिनाई, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता, अलगाव का डर, चरित्र का व्यक्तिगत पैटर्न। यह विकार अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिन्हें बचपन में अत्यधिक सुरक्षा या नियंत्रण मिला हो। तो इस तरीके से आप इसका पैटर्न भी देख सकते हैं। चरित्र व्यक्तिगत पैटर्न की चर्चा। व्यक्तित्व विकारों में विभिन्न प्रकार के चरित्र व्यक्तिगत पैटर्न को देखा जा सकता है। जैसे पैटर्न व्यक्ति के बचपन में अनुभव, अनुवांशिक कारक है और सामाजिक वातावरण के संयोग से उत्पन्न होता है। तो कुछ इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। और बचपन के इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, बचपन के अनुभव। बचपन के अनुभव जैसे कि बचपन में अत्यधिक आलोचना, शोषण, उपेक्षा या अत्यधिक नियंत्रणकारी पर्यावरण व्यक्ति के विकारों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए पैरानॉइड व्यक्ति विकार वाले लोगों से अक्सर अत्यधिक निरंतरकारी आलोचना या शोषणकारी वातावरण से बड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपको इसका ये निष्कर्ष लिखना होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे चौथे प्रश्न की, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। परिवार, साथियों और के प्रभाव की व्याख्या करें। प्रारंभिक समाजीकरण में स्कूल। इसके बाद आप देख रहे हैं कि समाजीकरण परिचय, इसके बारे में हमने डिफाइन किया गया। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मापदंडों, मूल्यों, व्यवहारों और सामाजिक कौरालों को सीखता है और अपनाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाज का सक्रिय और जिम्मेवार सदस्य बनाने में मदद करती है। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं, या आप अपनी स्क्रीन से देखकर भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। प्रारंभिक समाजीकरण में परिवार की भूमिका। परिवार में प्रारंभिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बच्चे का सबसे पहला संपर्क परिवार से होता है। तो इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा भाषा और विकास। बच्चे का भाषा सीखना परिवार के माध्यम से शुरू होता है। माता पिता और भाई बहन के साथ बातचीत से बच्चे की भाषा और संवादान की क्षमता विकसित होती है। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद आता है सांस्कृतिक मापदंड और मूल्य। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। पारिवारिक बच्चे समाज की सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों से अवगत कराता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आर्थिक सामाजिक स्थिति, तो परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बच्चे की आकांक्षाओं, अवसरों, दृष्टिकोण पर प्रभाव डालती है। उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक और सामाजिक अवसर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है भावनात्मक समर्थन की। परिवार बच्चों को सुरक्षा और प्रेम भावना प्रदान करता है, जो उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। परिवार के विभिन्न सदस्य और उनका प्रभाव। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपके परिवार के सदस्य आपके बच्चों पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। जैसे कि माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। उनकी शिक्षा, दृष्टिकोण, व्यवहार बच्चों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाई बहन की। भाई बहन से बातचीत, खेल, बच्चे को सहयोग, प्रतिस्पर्धा और साझा करने जैसे सामाजिक कार्यों सीखने को मिलते हैं। बड़े बुजुर्ग जैसे दादा दादी या अन्य बड़े बुजुर्गों को जीवन में अनुभव और पारंपरिक ज्ञान से अवगत कराते हैं। साथियों का प्रभाव। अब हम अगले पॉइंट की बात करें, जिसमें लिखा साथियों का प्रभाव। सामाजिक विकास में साथियों की भूमिका। साथी के समूह समाजीकरण को महत्वपूर्ण एजेंट होते हैं। विशेषकर बचपन और किशोर अवस्था में साथी समूह में बच्चे निम्नलिखित प्रकार से महसूस करते हैं। तो इसके बारे में हमने नीचे डिफाइन किया गया है। सामाजिक कौशल, आत्मस्वीकृति। जैसे सामाजिक कौशल में आप देख पा रहे होंगे साथियों के साथ खेलना, बातचीत करना बच्चे को संवाद, सहयोग और समस्या समाधान में कौशल विकसित करते हैं।
अब दूसरा पॉइंट आता है आत्म स्वीकृति और पहचान। साथी समूह से स्वीकृति पाने की इच्छा अपने बच्चों को व्यवहार और दृष्टिकोण में संयोजित करने और प्रेरित करने के काम आती है। यह उसके आत्म सम्मान को बढ़ाने के काम आती है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। समानता स्तर का प्रभाव। साथियों के बीच में समानता स्तर होने के कारण बच्चे एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धा सीखते हैं, जो कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद हम करेंगे मापदंड और मूल्यों का सामना करना। साथी समूह के साथ बच्चे अपने खुद के सामाजिक मापदंड और मूल्यों को विकसित करते हैं और अक्सर परिवार से विभिन्न हो जाते हैं। साथियों के प्रभाव के प्रकार। सकारात्मक प्रभाव। अच्छे साथी बच्चों को सकारात्मक व्यवहार, अनुशासन और सफलता की प्रेरणा देते हैं। नकारात्मक व्यवहार। साथी समूह को दबाव के कारण बच्चे असामाजिक, असुरक्षित व्यवहार भी अपना सकते हैं, जैसे कि ड्रग का सेवन करना, बुरी आदतें इत्यादि। स्कूल का प्रभाव। प्राथमिक समाजीकरण में स्कूल की भूमिका। तो हम बात करेंगे कि प्राथमिक समाजीकरण में स्कूल की क्या भूमिका होती है। स्कूल प्राथमिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ बच्चे औपचारिक शिक्षा के साथ साथ समाज के व्यापक मापदंडों और मूल्यों को सीखते हैं। स्कूल का प्रभाव कई स्तर पर देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक कौशल की। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों और समूह कार्यों के माध्यम से बच्चे सामाजिक कौशल जैसे कि टीम वर्क, नेतृत्व, संवाद विकसित करने में अवसर मिलता है। नियम के अनुसार स्कूल में बच्चे समयबद्धता, अनुशासन और निष्पक्षों की पालना करते हैं, जो कि बच्चों को संगठित और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। विविधता की स्वीकृति। स्कूल में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ संपर्क में आने से बच्चों में विविधता और समझ की स्वीकृति विकसित होती है। शिक्षक सहपाठियों का प्रभाव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षकों के क्या प्रभाव हैं बच्चों के ऊपर और सहपाठियों के क्या प्रभाव हैं, इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे पाठ्यक्रम गतिविधियाँ और सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। उसके बाद आता है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष के बारे में भी आपको लिखना है और मैं बार बार हर प्रश्न के बाद आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जो भी प्रश्न है वो 5 से 6 पेज के लिए लिखना है, क्योंकि हर एक प्रश्न 20 अंक का है। अगर आप इसको कम पेज में लिखते हैं या छोटा लिखते हैं तो इसमें आपके मार्क्स काट लिए जा सकते हैं। तो आपसे बार बार अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न को खुला खुला लिखें और थोड़ा साफ हैंड राइटिंग में लिखें। कोशिश करें कि आप हेडिंग के लिए ब्लैक पेन और आंसर के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल को अति सुंदर बनाता है। अब हम बात करते हैं अपने 5वें और आखिरी प्रश्न के बारे में, जो कि है मीडिया के कार्य क्या हैं, मीडिया के और सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। मीडिया के कार्य। मीडिया समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्य हैं सूचना प्रदान करना। मीडिया के प्राथमिक कार्य जनता को सूचना प्रदान करना है, जो लोगों को स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जागरूक करता है। और दूसरा इसका है शिक्षा प्रदान करना। मीडिया शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने में, समाज को शिक्षित करने में मदद करता है। उसके बाद मनोरंजन करने में मदद करता है। समाज को आईना दिखाना। मीडिया समाज के विभिन्न मुद्दों पर समाज को आईना दिखाने का विशेष तौर पर कार्य करता है। मत नियंत्रण। मीडिया जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों को विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। सरकार और जनता के बीच पुल। मीडिया सरकार की नीतियों और निर्णयों को जनता तक पहुंचाता है और जनता की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाता है। संवाद और बहस। मीडिया में संवाद और बहस को प्रोत्साहित करता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और समाज को संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। अब हम बात करेंगे मीडिया के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव है, जैसे जानकारी की सुलभता। मीडिया के माध्यम से लोगों को दुनिया भर के घटनाओं, सूचनाओं से अवगत होते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे शिक्षा में योगदान। मीडिया शैक्षणिक सामग्री, ज्ञान और प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद मीडिया सामाजिक जागरूकता पैदा करने में बहुत सहयोग करता है। ये इसके सकारात्मक प्रभाव हैं जो कि हम बता रहे हैं। सरकार की जवाबदेही। मीडिया सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है और उन्हें सार्वजनिक करता है। यह सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। तो आपदा प्रदान करना। मीडिया आपदाओं के समय महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। समुदाय निर्णय।
मीडिया विभिन्न समुदाय को एक साथ लाने और आपसी समस्या और सहयोग को बढ़ाने के लिए मदद करता है। प्रभाव, अब हम बात करेंगे मीडिया के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है, जैसे भ्रम और अफवाहें फैलाना। कभी कभी मीडिया झूठी खबरें और अफवाहें फैलाता है जो समाज में भ्रम और भय पैदा करती हैं। फेक न्यूज़ इसका एक मुख्य उदाहरण है। तो इस तरीके से इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें लिखने हैं। गोपनीयता का उल्लंघन, मीडिया अक्सर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को बिना उनकी अनुमति के सार्वजनिक कर देता है। अत्यधिक व्यवसायीकरण, मीडिया में विज्ञापनों का अत्यधिक महत्व हो गया है, जिससे समाचारों की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। सांस्कृतिक उपघटन, विदेशी संस्कृतियों का अत्यधिक प्रचार करने से भारत की सांस्कृतिक और परंपराओं का महत्व कम हो जाता है। समाज में तनाव, मीडिया कई बार समाज में तनाव और विवाद को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से तब होता है जब मीडिया किसी विशेष मुद्दे को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करता है। मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता, कई बार मीडिया में मनोरंजन के नाम पर अश्लील और अनैतिक सामग्री दिखाई जाती है जो समाज के नैतिक मूल्यों के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, अत्यधिक मीडिया का उपयोग जैसे टीवी देखना या सोशल मीडिया का उपयोग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह मोटापा, आंखों की समस्याएं और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं इसका कारण बनती है। इसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। मीडिया समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न कार्यों और माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा असाइनमेंट लिखना होगा जो कि आपका 25 पेज का रहेगा और 25 से 28 पेज तक का रहेगा। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट लिखना है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।